जय जय श्री राम। इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत हम इसी पावन उद्घोष के साथ कर रहे हैं। और हाँ, सबसे पहले बता दूं कि ये जो हमारा आज का गहन विश्लेषण है, ये ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। जय श्री राम। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही एक अलग ही नजरिए वाला है। कल्पना कीजिए कि एक योद्धा के सामने 100 योजन का एक विशाल समुद्री राक्षस खड़ा है। तो आमतौर पर दिमाग में क्या आता है? यही कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अस्त्र निकालेगा और वार कर देगा। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर वो योद्धा किसी हथियार के जगह इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और मास टू वॉल्यूम रेशियो के एक छोटे से नियम का इस्तेमाल करे और बिना लड़े ही जीत जाए? अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? लोग अक्सर ये मानते हैं कि महाकाव्य रामायण का जो सुंदरकांड है वो केवल आस्था, चमत्कार और भक्ति की कथा है। पर आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे इस पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं। और मैं कहूंगा कि इस चुनौती का जो आधार है वो बहुत ही तार्किक है। इन स्रोतों के अनुसार अगर हम उन चमत्कारों के आवरण को थोड़ा हटा देना तो जो बचता है वो शुद्ध रणनीति है। स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। रणनीति, मनोविज्ञान और वैज्ञानिक प्रबंधन का एक ऐसा मास्टर क्लास जो आज के आधुनिक कॉर्पोरेट लीडर्स या मिलिट्री जनरल्स के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन सकता है। सही बात है। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य इस चर्चा में कोई धार्मिक व्याख्या करना नहीं है, बल्कि हम उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कूटनीति और जिसे हम अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता कहते हैं, उसे डिकोड करने वाले हैं। हाँ, जो इन प्राचीन पन्नों में बहुत ही बारीकी से दर्ज है। तो चलिए सीधे उस महायात्रा की ओर रुख करते हैं। हनुमान जी का लंका के लिए प्रस्थान। वो महासागर के ऊपर से उड़ान भरने वाला दृश्य। बिल्कुल। अब रास्ते में 3 प्रमुख बाधाएं आती हैं: मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका। कथाओं में इन्हें राक्षसों या देवताओं के परीक्षण के रूप में पेश किया गया है। हाँ, वो तो हमने बचपन से सुना है। लेकिन अगर भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो ये किसी भी बड़े मिशन में आने वाली 3 सबसे घातक चुनौतियां हैं। सबसे पहले मैनाक पर्वत की बात करते हैं। वो समुद्र से बाहर निकलता है और हनुमान जी को विश्राम करने का न्योता देता है। एक तरह से ब्रेक लेने को कहता है। हाँ। तो मैनाक पर्वत दरअसल इनर्शिया यानी जड़त्व के सिद्धांत का एक बहुत ही सटीक रूपक है। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है? यही कि जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। एग्जैक्टली। और जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है। जब कोई बहुत बड़ा मिशन शुरू होता है ना, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उस मोमेंटम को बनाने में लगती है। मैनाक यहाँ सुख और आराम के प्रलोभन का प्रतीक है। आराम एक ऐसा घर्षण है जो आपके मोमेंटम को शून्य कर सकता है। अरे, ये तो बिल्कुल आज के बड़े प्रोजेक्ट्स या स्टार्टअप्स के संघर्ष जैसा है। जब लोगों को शुरुआती सफलता मिलती है तो वे अक्सर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर एक बार विश्राम के लिए रुकें तो दोबारा वही गति प्राप्त करने में दुगनी ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन हनुमान जी ने उस पर्वत को सिर्फ हाथ से छुआ, उसका सम्मान किया और तुरंत आगे बढ़ गए। यही तो कोर मिशन पर फोकस बनाए रखने का एक शानदार उदाहरण है। प्रलोभन को पूरी तरह से इग्नोर करने के बजाय उसे एक्नॉलेज करें, लेकिन उसे अपने मोमेंटम को तोड़ने ना दें। क्या बात है। पर जो असली वैज्ञानिक दाव है ना, वो तो मुझे लगता है सुरसा के सामने खेला गया था। हाँ, सुरसा, जिसने रास्ता रोका और अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 योजन, 20 योजन और फिर सीधा 100 योजन। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर हनुमान जी भी अपना आकार 100 योजन कर लेते, उनके पास तो शक्तियां थीं, तो क्या वे उसे हरा नहीं सकते थे? ब्रूट फोर्स या शारीरिक बल का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब दुश्मन अपने आकार और शक्ति के अहंकार में अंधा हो रहा हो ना, तो उसके सामने अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना एक बहुत खराब रणनीति है। अच्छा। यहाँ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान के स्क्वायर क्यूब लॉ का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। जब किसी जीव का आकार बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम यानी आयतन उसके सरफेस एरिया से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ओहो, मास और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। 100 योजन की सुरसा बहुत विशाल तो हो गई, लेकिन वैज्ञानिक रूप से वो अत्यंत धीमी और भारी हो चुकी थी। उसे बस हिलने डुलने के लिए ही बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। और हनुमान जी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। अपना आकार बढ़ाने के बजाय उन्होंने अचानक एक मच्छर के समान अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। यही अडेप्टेबिलिटी का चरम है। डायनासोर जैसे विशाल जीव क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि वे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढल सके। हाँ, जबकि छोटे जीवों ने सरवाइव किया।
सुरसा के उस विशालकाय मुख में एक माइक्रोफॉर्म बनकर जाना और तेजी से बाहर निकल आना, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं। और समय की कोई बर्बादी नहीं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमेशा सबसे ताकतवर होना जरूरी नहीं है, सबसे तेज और अनुकूलनशील होना ज्यादा कारगर है। बिल्कुल। लेकिन इस महायात्रा की जो तीसरी बाधा है, सिंहिका, वो थोड़ी अजीब है। स्रोतों में बताया गया है कि वो आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई पकड़कर उन्हें पानी में खींच लेती थी। इसे हम आज के मनोविज्ञान और एरोडायनामिक्स की भाषा में साइकोलॉजिकल ड्रैग या अदृश्य घर्षण कह सकते हैं। रुको रुको, यहाँ मुझे थोड़ा संशय हो रहा है। मतलब एक राक्षस जो परछाई पकड़ता है, उसे हम एरोडायनामिक्स या मनोविज्ञान के अदृश्य घर्षण से कैसे जोड़ सकते हैं? परछाई पकड़ना तो पूरी तरह से एक जादुई घटना लगती है। सुनने में जादुई लगती है, लेकिन इसका रूपक बहुत गहरा है। आप देखिए, किसी भी गतिमान वस्तु पर एक ड्रैग फोर्स काम करता है जो उसे पीछे धकेलता है। जैसे विमान उड़ाते समय हवा का घर्षण होता है। बिल्कुल। लेकिन एक लीडर या किसी बड़े मिशन पर निकले व्यक्ति के लिए ये ड्रैग क्या होता है? ये ड्रैग है ईर्ष्या, गुप्त शत्रुता या वे अदृश्य बाधाएं जो सीधे सामने से वार नहीं करती। अच्छा, मतलब जो पीठ पीछे से काम करती हैं। हाँ, वे आपकी परछाई पर वार करती हैं, यानी आपकी कमजोरियां पर या आपकी सफलता के पीछे छिपे हुए रास्तों पर। हनुमान जी ने मैनाक को छुआ था, सुरसा को प्रणाम किया था, लेकिन सिंगिका के साथ कोई कूटनीति नहीं की। हाँ, उन्होंने उसे तुरंत नष्ट कर दिया था। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए। जो बाधाएं आपके सामने खड़ी हैं, उनके साथ आप रणनीति बना सकते हैं, लेकिन जो छिपा हुआ घर्षण है, जो बिना सामने आए आपकी ऊर्जा को सोख रहा है, उसे जड़ से खत्म करना ही एकमात्र विकल्प होता है। सही कहा। अब इसके बाद समुंदर पार हो चुका है, लक्ष्य सामने है, लंका। लेकिन एक अभेद्य किले में घुसपैठ करना कोई केवल ताकत का खेल तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। लंका के द्वार पर द्वारपाल लंकिनी से सामना होता है। लंका, जिसे इन स्रोतों में अहंकार का चरम बताया गया है। और किसी के अहंकार के दुर्ग में प्रवेश करने का नियम ये है कि आप अपने अहंकार को बाहर ही छोड़ दें। एकदम सही बात। हनुमान जी ने यहाँ फिर से अपनी लघुता का प्रयोग किया, लेकिन जब लंकिनी ने उन्हें देख लिया और चुनौती दी, तब जो हुआ वो काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर का एक बेहतरीन केस स्टडी है। लंकिनी कोई साधारण रक्षक तो थी नहीं थी। फिर भी हनुमान जी ने कोई हथियार नहीं निकाला। स्रोतों के अनुसार उन्होंने केवल एक मुष्टि प्रहार किया, मतलब एक सटीक घुसा मारा, और वो विशाल राक्षसी धराशायी हो गई। अरे, इसे अगर हम फिजिक्स के प्रेशर और फोर्स के नियम से समझे ना, तो प्रेशर का अर्थ है फोर्स को एक विशेष एरिया से भाग देना। मतलब एरिया जितना छोटा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल। एक पूरे शरीर की ताकत को एक मुट्ठी के छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देना। इसे ही तो मैक्सिमम इम्पैक्ट विद मिनिमम एनर्जी कहा जाता है। उन्होंने लंकिनी को मारने के लिए ऊर्जा खर्च नहीं की, बल्कि केवल उस किले के डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करने के लिए एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक की। और डिफेंस सिस्टम को भेदने के बाद जो हुआ, वो आधुनिक दुनिया की डेटा साइंस और नेटवर्किंग इन हॉस्टाइल टेरिटरी का सबसे उम्दा उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, लंका जैसी जगह जहां हर घर में राक्षस भरे पड़े हैं, वहां हनुमान जी की नजर एक विशेष घर पर पड़ती है। उस घर पर श्री राम के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्ह बने हैं और 9 तुलसी का पौधा लगा है। अरे वाह, दुश्मन के इलाके में ये सिग्नल रिकॉग्निशन का कमाल है। एक ऐसा माहौल जो पूरी तरह से नॉइज यानी शोर और खतरों से भरा है, वहां अपने काम का डेटा पॉइंट खोजना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। जब कोई इंसान किसी अनजान या प्रतिकूल परिस्थिति में फंसता है ना, तो उसका दिमाग घबराहट में अक्सर छोटे और महत्वपूर्ण संकेतों को मिस कर देता है। पैनिक हो जाता है। लेकिन उस महातनाव के बीच भी तुलसी का पौधा और आयुध के चिन्ह देखना, ये साबित करता है कि उनका ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन कितना तीक्ष्ण था। सिर्फ अवलोकन ही नहीं, बल्कि उस डेटा का सही इस्तेमाल करना भी। हनुमान जी ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारा और उस घर के मालिक विभीषण से संपर्क किया। इसे ही तो शत्रु क्षेत्र में अलायंस बिल्डिंग या नेटवर्किंग कहते हैं। हाँ, विभीषण से इसी संवाद के कारण उन्हें वो इंटेलिजेंस मिली जो इस पूरे मिशन का केंद्र थी, सीता माता की सटीक लोकेशन, अशोक वाटिका। बिना इस ह्यूमन इंटेलिजेंस के इतने बड़े शहर में खोजना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होता। सही बात है। डेटा और इंटेलिजेंस तो मिल गया, लेकिन इंटेलिजेंस का फायदा तो तभी है ना जब उसे एक्शन में बदला जाए।
दुश्मन के इलाके में सबसे बड़ा हथियार कोई अस्त्र नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिल्कुल। और अशोक वाटिका का प्रसंग पूरी तरह से इसी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन पर आधारित है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सीता माता रावण के साम दाम दंड भेद की धमकियों के बीच एक भयानक अवसाद और चरम निराशा से गुजर रही हैं। उनका मनोबल तोड़ने की हर कोशिश की जा चुकी है। हाँ, और ठीक उसी समय ऊपर पेड़ से एक मुद्रिका यानी राम नाम अंकित अंगूठी गिरती है। अगर हम इसे न्यूरोबायोलॉजी और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अंगूठी केवल एक आभूषण नहीं थी, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था। मतलब एक ट्रिगर। हाँ, जब मस्तिष्क लंबे समय तक आघात या ट्रॉमा में रहता है तो उसे उम्मीद जगाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और परिचित ट्रिगर की आवश्यकता होती है। वो मुद्रिका सीता माता के मस्तिष्क में उस डोपामीन और उम्मीद के संचार का कारण बनी, जिसने उनके टूटे हुए मनोबल को एक ही पल में वापस जोड़ दिया। वो एक प्रमाण था कि वे भूली नहीं गई हैं, कि सहायता मार्ग में है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। कैसा विरोधाभास? जब हनुमान जी सीता माता के सामने आते हैं तो वे एक अत्यंत छोटे वानर के रूप में होते हैं। सीता माता को स्वाभाविक रूप से संदेह होता है कि ये छोटी सी वानर सेना रावण की अपराज्य राक्षस सेना का सामना कैसे करेगी। हाँ, डाउट होना तो लाजमी है। और तब हनुमान जी अपना पर्वत के समान विराट रूप दिखाते हैं। अरे हाँ, पर यहाँ मेरा एक सवाल है। जो योद्धा अब तक अपनी ऊर्जा बचाने के लिए छुपकर और छोटे रूप में काम कर रहा था, वो अचानक इतना बड़ा रूप क्यों ले लेता है? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत की नुमाइश थी? नहीं, ये कोई नुमाइश नहीं थी। ये दरअसल क्रेडिबिलिटी और डिटरेंस स्थापित करने का सिद्धांत है। लीडरशिप और मैनेजमेंट में एक बहुत जरूरी नियम है। वो क्या? कि केवल आश्वासन देना काफी नहीं होता। जब सामने वाले का विश्वास डगमगा रहा हो तो अपनी क्षमता का अकाट्य साक्ष्य यानी सबूत देना पड़ता है। अच्छा, तो विराट रूप दिखाना सीता माता को ये भरोसा दिलाने के लिए था कि ये दूत केवल संदेशवाहक नहीं है, इसके पास युद्ध का पूरा सामर्थ्य भी है। एग्जैक्टली। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने के तुरंत बाद ही उनका मोड ऑफ ऑपरेशन पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। मिशन का स्वरूप ही पलट जाता है एक तरह से। अब वे छिपकर आए जासूस से सीधे तौर पर एक हमलावर बन जाते हैं। हाँ, अशोक वाटिका को उजाड़ना, रक्षकों का वध करना और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार गिराना। और ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। मिलिट्री स्ट्रेटेजी में इसे रिकॉनेसेंस बाय फायर कहा जाता है। मतलब दुश्मन को उकसाना ताकि वो अपनी असली ताकत बाहर निकाले। बिल्कुल। हनुमान जी लंका की असली सैन्य शक्ति का आकलन करना चाहते थे और इसके लिए सीधे टॉप लीडरशिप यानी रावण तक पहुंचना बहुत जरूरी था। और टॉप लीडरशिप तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो दांव चलाया ना, वो आधुनिक रणनीति का एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था। कैलकुलेटेड रिस्क या सामरिक समर्पण। जब मेघनाद ने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। हाँ, हनुमान जी ने उस अस्त्र का सम्मान करते हुए खुद को बंधने दिया। वे चाहते तो उस अस्त्र का भी कोई ना कोई तोड़ निकाल ही सकते थे, लेकिन कभी-कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटी हार स्वीकार करना एक शानदार रणनीति होती है। क्योंकि बंधे हुए होकर ही वे सीधे रावण के दरबार में पहुंच सकते थे। सही कहा। और रावण के दरबार में जो हुआ वो तो मतलब ऊर्जा के प्रत्यावर्तन का सबसे बड़ा मास्टर क्लास है। रावण ने अहंकार में आकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स की बात सोची थी, लेकिन अगर इसे थोड़ी और गहराई से देखें तो ये दरअसल असिमेट्रिक वॉरफेयर और रिसोर्स रिपर्पसिंग का बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? थोड़ा और समझाइए। देखिए, रावण ने ईंधन अपना दिया, आग अपनी दी, दंड अपना तय किया। मतलब दुश्मन ने आपको नष्ट करने के लिए जो हथियार दिया, आपने उसी हथियार को अब्जॉर्ब किया और उसी से उनके पूरे सिस्टम को नष्ट कर दिया। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हनुमान जी ने स्वयं आग पैदा नहीं की, उन्होंने केवल उस आग के लिए एक डिलीवरी मैकेनिज्म का काम किया। रावण का अपना क्रोध ही लंका दहन का कारण बन गया। बिल्कुल। और एक सफल मिशन के समापन के लिए इंटेलिजेंस की दुनिया में प्रूफ ऑफ लाइफ या प्रमाणिक डेटा लाना अनिवार्य होता है। हाँ, वो चूड़ामणि वाली बात। सीता माता से चूड़ामणि प्राप्त करना उसी प्रमाणिकता का साक्ष्य था कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तो ये तो हुई जासूसी और घुसपैठ की बात, लेकिन अब लंका दहन के बाद आता है फुल स्केल इन्वेजन का चरण, जो सीधे श्री राम की कूटनीति और उनके सिविल इंजीनियरिंग के कौशल को दर्शाता है।
बिल्कुल। समुद्र पार करने के लिए राम की जो रणनीति थी, स्रोतों के अनुसार वो एस्केलेशन ऑफ फोर्स के सिद्धांत का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। आधुनिक सैन्य सिद्धांतों में, विशेषकर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, नो फर्स्ट यूज और कूटनीति को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है ना? हाँ, श्री राम का 3 दिन तक समुद्र से मार्ग देने के लिए शांतिपूर्ण प्रार्थना करना डिप्लोमेसी का उच्चतम स्तर है। जब आपके पास असीमित शक्ति हो, तब भी संवाद को पहला मौका देना एक महान लीडर की निशानी है। लेकिन जब उस शांतिपूर्ण प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिला, तो दूसरा चरण शुरू हुआ। एक चेतावनी, बाण संधान करना। श्रुतों में लिखा है ना, भय बिनु होई न प्रीति। एग्जैक्टली। ये डिटरेंस का सिद्धांत है। अगर शांति की भाषा काम नहीं आ रही है, तो सामने वाले को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि आपके पास वो शक्ति है जो उसे नष्ट कर सकती है। और इसी भय ने समुद्र देव को तकनीकी समाधान बताने पर मजबूर किया। और यहीं से शुरू होता है सिविल इंजीनियरिंग और टीम मैनेजमेंट का वो कमाल जिसे हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। समुद्र ने नल और नील की विशेष योग्यताओं का जिक्र किया था। भारी पत्थरों को पानी पर तैराना। अगर हम इसे जादुई चश्मे के बजाय वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो ये बॉयंसी यानी प्लवनशीलता और स्पेसिफिक ग्रेविटी के सिद्धांतों का अद्भुत उपयोग है। इसे थोड़ा और सरल करके बताएंगे? हाँ, देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु पानी में तब तैरती है जब वो अपने वजन के बराबर या उससे अधिक पानी हटाती है। पत्थरों की डेंसिटी या घनत्व को इस तरह से प्रबंधित करना कि उनके भीतर फंसी हवा या उनका खोखलापन उन्हें डूबने न दे। प्यूमिस स्टोन्स जैसा कुछ। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों का खेल नहीं था, ये स्किल मैनेजमेंट का खेल था। श्री राम ने अपनी पूरी सेना में से केवल नल और नील को ही इस काम के लिए चुना। एक लीडर ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन सा व्यक्ति किस विशिष्ट कार्य के लिए बना है। एकदम सही। अब जब हम राम सेतु और इस महाकाव्य के ऐतिहासिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो स्रोतों में दिए गए उन वैश्विक और पुरातात्विक प्रमाणों पर भी गौर करना आवश्यक है। लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य यहाँ इन दावों को अंतिम सत्य के रूप में स्थापित करना या कोई पक्ष लेना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से यह देखना है कि स्रोत क्या जानकारी प्रस्तुत करते हैं। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो स्रोतों के अनुसार नासा की सैटेलाइट छवियों में रामेश्वरम के दक्षिण में उथले चट्टानी तल पर एक पुल जैसी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और स्रोतों का यह भी तर्क है कि इसे एडम ब्रिज का नाम देना बाहरी प्रभावों और दबावों का परिणाम हो सकता है। हाँ, जो भी ऐतिहासिक बहसें हैं, उनसे अलग स्रोतों में एक बहुत ही मजबूत पारिस्थितिक इकोलॉजिकल तर्क भी दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? इस क्षेत्र में थोरियम के अपार भंडार हैं और कई दुर्लभ प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। ये तर्क दिया जाता है कि अगर इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की गई, तो न केवल अमूल्य भंडार नष्ट होंगे, बल्कि ये सुनामी जैसी विनाशकारी आपदाओं के प्राकृतिक बैरियर को तोड़ने जैसा होगा। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात है। और इन स्रोतों के मुताबिक इसका जो प्रभाव है वो केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है। इसका ग्लोबल फुटप्रिंट सच में हैरान करने वाला है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वियतनाम का कोई कनेक्शन है ना? बिल्कुल। वियतनाम, जिसे प्राचीन काल में चंपा नगरी कहा जाता था, वहां के 7वीं सदी के शिलालेखों में महर्षि वाल्मीकि के एक मंदिर और विष्णु के अवतारी राम का सीधा जिक्र मिलता है। अरे वाह, 7वीं सदी में? हाँ, और बात केवल वियतनाम की नहीं है। कंबोडिया के 10वीं और 11वीं सदी के मंदिरों जैसे बंतेश्रई और बाफून मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र बहुत कुछ कहते हैं। उन भित्ति चित्रों में क्या है? उनमें बालीवध के दृश्य और अशोक वाटिका में सीता माता को मुद्रिका देते हुए हनुमान जी के चित्र स्पष्ट रूप से उकेरे गए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? स्रोतों का ये निष्कर्ष है कि इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस कथा को केवल एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र का मिथक नहीं माना जा सकता, बल्कि यह एक ऐसा इतिहास है जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है। तो अगर हम इन सभी साक्ष्यों, रणनीतियों और वैज्ञानिक सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखें, तो सुंदरकांड की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। ये केवल एक शक्तिशाली वानर की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये सिखाती है कि किसी भी असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को कैसे भेदा जा सकता है। कुशाग्र बुद्धि, टीम वर्क, न्यूनतम ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और समय के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता। और एक सफल मिशन के लिए यही वे तत्व हैं
जो किसी भी युग में प्रासंगिक रहेंगे, ले आए। चाहे वो किसी प्राचीन महाकाव्य का युद्ध हो या आज की आधुनिक दुनिया की कोई बड़ी चुनौती। सही कहा। और श्रोताओं के लिए ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। वो कौन सा सवाल? यही कि इस सूचनाओं से भरे युग में हमारी लंका कोई बाहरी शहर नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना अज्ञान, हमारा अपना ईगो और हमारे भीतर का शोर है। बहुत गहरी बात है ये। राम सेतु की तरह जीवन की मुश्किलों के पत्थरों को समुद्र पर तैराने के लिए शायद बाहर के किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने अंदर के नल और नील को ढूंढने की, अपनी उन विशिष्ट योग्यताओं को पहचानने की जो उन पत्थरों की डेंसिटी को कम कर सकें। तो इंसान को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है कि जब अगली बार कोई बहुत बड़ी बाधा सामने आकर सुरसा की तरह अपना आकार बढ़ा ले, तो क्या इंसान को अपने अहंकार के चलते खुद को भी बड़ा साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर एक मच्छर के समान छोटा बनकर अपनी कुशाग्र बुद्धि और एडेप्टेबिलिटी से चुपचाप उस चुनौती के पार निकल जाना चाहिए?